हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज कुंभ मेला के प्रयागराज क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही तेज़ी से तैयारी कर रही है सरकार के द्वारा। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कराया जा रहा है और जिससे ये लग रहा है कि ये कुंभ मेला बहुत ही अच्छी तरह सफल भी होगा और आगे भी लोग आने की प्रेरणा पाएंगे। जब एक बार यहाँ पर आ जाएंगे तो उससे प्रेरणा पाएंगे। जमुना नदी है, पीछे ये अकबर के द्वारा बनाया गया किला है जो लगभग 500 साल हो गया है और देखिए कितना ही सुंदर ये किला है, जिसमें इसमें भारतीय सेना के कर्मचारी अधिकारी लोग रहते हैं और डिफेंस देते हैं। तो ये प्रयागराज का क्षेत्र है और यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है जिसको हम लोग गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 6 साल पे अर्धकुंभ, 12 साल पे कुंभ और बाकी तो हर महीने माघ के मेले में यहाँ पर माघ मेला लगता ही है। और जो एक बार यहाँ आ जाता है फिर उसको लगता है कि हर साल चलना है, क्योंकि बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही धार्मिक और एक अलग से नगर बसता है। आप यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुविधाएं रहती है और सभी लोग जो विशिष्ट पर्व पड़ता है उसमें आके यहाँ गंगा स्नान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो एक बार गंगा स्नान कर लेता है माघ मेला में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य कर रही है। आप लोगों ने ये किला अगर देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कभी इसको जब भी आएंगे इसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर किले के अंदर एक अक्षय वट है। जब पूरा क्या नाम है जलमग्न हो गया था तो अक्षय वट बचा हुआ था। देखिए जो अक्षय वट है जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तो ये अक्षय वट है, ये इसका जाने का रास्ता है। और यहाँ से जहाँ से ये रास्ता है मात्र यहाँ से 100 मीटर पर वो अक्षय वट है जहाँ पर आप जाके उसका दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये यमुना नदी है जो जमुनोत्री से निकलती है और जमुनोत्री से निकलने के बाद इलाहाबाद में वो नदी गंगा में मिल जाती है और आगे आपको गंगा नदी मिलेगी जो मिर्ज़ापुर, वाराणसी होते हुए आगे चली जाती है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पे दर्शन करने के लिए सभी लोग आते हैं। तो आप लोग कुंभ के मेले में प्रयागराज में आएँ और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है और इस समय काम इसमें जोरों पे चल रहा है। अभी इसमें 1.5 से 2 महीने का समय है। सबसे पहला सवाल सर आपसे है कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? देखिए भारत के संविधान में कंसोलिडेटेड फंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो भारत सरकार होती है उसकी निधि रहती है और कंसोलिडेटेड फंड से जो है जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीशगण, जो लोग होते हैं उनको वेतन मिलता है। और कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आता है वो जो हम लोग विदेशी ऋण लेते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन से पैसे आते हैं, वो सब संचित निधि में रहते हैं और संचित निधि से जो धनराशि निकलती है और जो संचित निधि की फिर उसकी ऑडिट होती है और उस ऑडिट की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाता है। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है जो पार्लियामेंट का मेंबर ना होते हुए भी हाउस में जा सकता है? देखिए एक बड़ा यूनिक प्रश्न है कि एक अटॉर्नी जनरल होता है जिसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में जिक्र किया गया है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो न तो लोकसभा का मेंबर होता है न राज्यसभा का मेंबर होता है। इसके बावजूद भी वो लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन केवल अगर मतदान की स्थिति आती तो मतदान नहीं दे सकता। सर तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्या क्रिमिनल मैटर पर भी लागू होता है? देखिए जो स्पेसिफिक रिलीफ जिसको हम लोग विशिष्ट अनुतोष अधिनियम कहते हैं, ये सिविल मैटर के है और संविधाओं के पालन के लिए बनाया गया है, परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। क्रिमिनल लॉ के प्रोविजन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। सर चौथा क्वेश्चन आपसे क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है? नो, देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको कहते हैं जिसको रिट जुरिसडिक्शन होता है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जिसके डिसीजन को जो है कंपाइल किया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है न जो है रिट जुरिसडिक्शन है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। तो सर इंडिया में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन है, कौन सी कोर्ट? केवल 2 कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोनों रिट जारी करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है 226 में रिट जारी करती है। और सर अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज को क्या नया नाम दिया गया है? हाँ देखिए अभी बिहार स्टेट ने बहुत ही अच्छा सा डिसीजन लिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे अब उनका डिजिग्नेशन होगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और जो एडीजेस हैं उन एडीजेस को बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। नया उनका नाम आया है। सर 6th क्वेश्चन आपसे है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है? देखिए अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया उसमें यह कहा गया कि पूरे देश में एक साथ कानून, एक साथ चुनाव हो, वो लोकसभा का हो
विधानसभा का हो और विधानसभा लोकसभा के होने के बाद 100 दिन के अंदर फिर जो स्थानीय निकाय है, लोकल बॉडीज है, उनका इलेक्शन कराया जाए। इसी को वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। सर, 7th क्वेश्चन आपसे, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा है? देखिए, अभी लेटेस्ट डिसीजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें यह कहा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था, जिसमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन देने की बात कही गई थी, उसका सबसे ज़्यादा वायलेशन होना, मिस यूज़ हो रहा है, और उस पर कन्विक्शन परसेंटेज जो केवल 5% आए, 95% झूठे मुकदमे निकल रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। और सर, 8वां क्वेश्चन आपसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर जॉइंट सेशन हो सकता है? हाँ, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये आर्टिकल 368 में होता है। इसमें कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउस से पास होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा से, वो भी 2/3 से। ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। सर, अगला क्वेश्चन आपसे कि अब तक जॉइंट सेशन कितनी बार हो चुका है? हाँ, देखिए, ये बराबर आप लोग के जुडिशरी का क्वेश्चन है, हायर जुडिशियल का, कि जो ज्वाइंट सेशन है 3 बार हुआ है अब तक। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में, उस समय डाउरी प्रोविजन बिल आया था। 1978 में मोरारजी देसाई के प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसमें बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड्स बना था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब पोटा कानून आया था, 3 बार अब तक ज्वाइंट सेशन हुआ है। सर, अगला क्वेश्चन आपसे है कि AIBE क्या होता है? देखिए, बहुत ही चर्चित है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसमें यह कहा गया है कि एडवोकेट बनने के लिए आपको AIB का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, और ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और सर, AIB 19 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस आप देना चाहें? हाँ, देखिए, बहुत ही कम समय बचा है, 24 नवंबर तो ये AIB 19 का एग्ज़ाम है। पिछले बार जो AIB 18 का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही ख़राब रिजल्ट गया था स्टूडेंटों के द्वारा, क्योंकि उसमें 51% स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो AIB 19 का जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को है। इसको अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको 8 माइनर एक्ट पर, मेजर एक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी आपको और भी पढ़ना है, लेकिन 8 पर फोकस कर लीजिए। और इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर ढेर सारे अपने फ्री वीडियोस दिए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, ताकि आप कम से कम 70-75% नंबर पा जाएं। सर, AIB के लिए कोई स्टडी मटेरियल भी आप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोग जानते हैं कि बड़ा यूनिक पैटर्न निकलता है। इसके लिए 2 आप लोग के लिए गाइड निकली है। दोनों गाइड को आपको दोनों को पढ़ना है, ये नहीं कि एक को पढ़ना है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल्स लॉ आ रहे हैं इस बार। तो न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो आप परीक्षा रिफ्रेशर के 2 गाइड है, आप उसको मंगा के इसको स्टडी कर लीजिए, 100% आप निकल जाएंगे। और सर, अगला क्वेश्चन आपसे कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस को क्यों और कैसे ज्वाइन करें? देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें, तो पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा। वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर की वो क्लासेस जो भी थी, उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर, आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं ऐसी सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा, फिर आपने मुझे डांटा भी
कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस है, वैसे तो 33 ईयर से चल रहा है, 28 ईयर हमने इसको ऑफलाइन मोड पर लिया, लेकिन अब ऑनलाइन मोड पर इतना अच्छा लगने लगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें जो है पूरे नेटवर्क महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके बिहार, राजस्थान, हर स्टेट के बच्चे जोड़ रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छा है। और देखिए इसकी हमने फीस वगैरह बहुत ही नॉमिनल आप लोग के लिए रखी है। आप लोगों को हमने इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा दे रखी है, क्योंकि कोई बच्चा छूटे ना, जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जिसको लगता है कि हम तो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकते, वो घर बैठे थोड़े थोड़े अमाउंट को जमा करके अपनी फीस को ले सकता है। ऐसी वुमेन्स जिनकी शादी हो गई, जिनके पास लाइबिलिटीज़ है, जिनके अपना परिवार है, वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं आ सकती ऑफलाइन क्लास करने, उन सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस दिया गया है। आप परीक्षा रिफ्रेशर के 2 नंबर हैं, किसी भी नंबर पर मैसेज डाल के, व्हाट्सअप नंबर है, सर से आप बात कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करें। सर अगला क्वेश्चन आपसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस क्या है? देखिए सीपीसी में सेक्शन नंबर 9 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सूट लाने के लिए 2 या 2 से अधिक कोर्ट एथराइज्ड हैं, तो हमको जो है किसी एक कोर्ट में ही सूट लाना है, क्योंकि अगर कंकरेंट कोर्ट हैं, 2 समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले हैं, तो आपको एक में लाना है। अगर आप उस सूट को दूसरे कोर्ट में लाते हैं तो दूसरा वाला सूट आपका रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला सूट पेंडिंग है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। और सर अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है? ये भी देखिए, इसको बोला गया है कि कोर्ट के जजमेंट को फाइनल बनाना। कोर्ट के जजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी कोर्ट का जजमेंट हो गया है, आपको उस कोर्ट के जजमेंट में कोई नाराजगी है, तो आप अपील करिए, रिवीजन करिए। लेकिन अगर एक कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन कर दिया गया है, उसी कोर्ट में वही पार्टीज वही कॉज ऑफ एक्शन लेकर वही रेमेडीज की मांग फिर से नहीं करेगा। वादों की बहुलता को रोकना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। और सर अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल क्या है? हाँ देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल ये साम्यवाद का लॉ ऑफ इक्विटी का है, और इसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ले आए हैं। जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पढ़ते थे, उसमें इसका सेक्शन नंबर 115 में प्रोविज़न है, नए BSA में भी प्रोविज़न है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पर्सन कोई बात बोलता है और उस बात को बोलने के बाद दूसरा जो पार्टीज है, पक्षकार है, वो अपने कंडीशन में चेंजेस कर लेता है, तो पहले वाले पक्षकार को अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से रोका जाए। यानी आप एक बार कोई बात कह रहे हैं, दूसरी बार आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं कहने दिया जाएगा। और ये सिविल मैटर पर लागू होता है। पिकार्ड्स बनाम सीयर्स का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, पिकार्ड्स वर्सेस सीयर्स। तो ये आज का आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है। और सर आप आखिरी में बस ये बता सकते हैं कि आप अभी प्रयागराज में हैं, तो यहाँ पे क्या कुंभ मेला का काम चल रहा है? देखिए, प्रयागराज एक बहुत ही धार्मिक नगरी है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2025 में महाकुंभ लग रहा है, और महाकुंभ इस बार बहुत ही बड़े, करीब आप समझिए 20 किलोमीटर के रेंज में बसाया जा रहा है, और इसमें तैयारी जोरों पे चल रही है। थोड़ा सा बारिश होने के कारण इस बार तैयारी लेट स्टार्ट हुई, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं उसको इतनी तेज़ी से उन्होंने किया है कि इस समय हम तो उसी क्षेत्र में खड़े हुए हैं जहाँ पर कुंभ मेला लगने जा रहा है। तो ये बहुत ही क्या नाम है, बड़े स्केल पर लग रहा है, और ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो दूर दराज से लोग आए, देश विदेश से लोग आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके चलने के लिए, उनको स्नान करने के लिए, उनको धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि ढेर सारे संत महात्मा दूर दूर से आते हैं, और ये बहुत ही सौभाग्य होता है जिसका, वही ये जगह पे आ पाता है और दर्शन कर पाता है। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग
एक लंबे समय तक रहता है, 2 महीने तक ये मेला। तो 2 महीने में जिस दिन भी आपको सुविधा लगे आप आके इस स्थल को देखें, यहाँ का आनंद लें, और एक बार अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे प्रतिवर्ष चलना है। थैंक यू सो मच सर आपके बहुमूल्य समय के लिए। थैंक यू।